हेलो एवरीवन। मोइज स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है मैथ पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, थ्योरी है, ठीक है, वन लाइनर फैक्ट्स जो है थ्योरी, उन सबको जानेंगे। आज जो है आपका पूरा एक ही वीडियो में आपका पूरा मैथ पेडागोजी ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप जो है इस वीडियो के बाद आपको पेडागोजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस जो हैं आपके गलत नहीं होंगे। और इस संपूर्ण अध्ययन की क्लास के बाद जो है हम डेली जो है पेडागोजी से रिलेटेड मैथ की जो है पेडागोजी के रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम डेली सॉल्व करेंगे। आपको इससे कम से कम 20 वीडियोस जो है हम आपको आने वाले एग्ज़ाम्स तक आपको देंगे, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं उन सभी 20 वीडियोज़ में सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें समय नहीं वेस्ट करेंगे। पेडागोजी से रिलेटेड जितना फैक्ट्स है टू द पॉइंट बात करेंगे और कम शब्दों में बात करेंगे, ताकि समय आपका वेस्ट ना हो, आप उतना वो टाइम को आप कहीं और भी यूज़ कर सके, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और हो सके तो 10 लाइक्स तो दे ही दीजिएगा कम से कम, ठीक है। कुछ मकसद से बनाया जा रहा है। मैं वैसे भी फ़ोन में मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें टाइप करके बाकायदा, तो इसमें चीज़ों को बहुत अलग डिफरेंट तरीके से बनती हैं, डिफरेंट तरीके से दिखती है। मेरे पास कोई वाइट बोर्ड तो है नहीं, तो चीज़ों को मेरी मेहनत के लिए कम से कम आप 10 लाइक्स तो दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि नेचर ऑफ जो मैथमेटिक्स है, इसको जानने से पहले समझते हैं कि मैथमेटिक्स होता क्या है, ठीक है। तो कुछ हल्का फुल्का जो है शब्दों में जरा समझ लेते हैं कि मैथमेटिक्स जो होती है, जब मैथ होती है, जो गणित होती है जैसे कहते हैं, तो गणित में हम चीज़ों को क्या समझते हैं। तो गणित में हम जो है गणना करना सीखते हैं। गणित में हम जो है संख्याओं का, जो है मात्राओं का, परिणाम का और उनके तथ्यों का, जो गणित के जो आपसी जो है चीज़ों का, गुणों का, उसके जो है गणित का जो है स्वभाव का, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना, गणित एक जो है अमूर्त प्रणाली होती है, निगमनात्मक प्रणाली होती है, ठीक है। चीज़ों को याद रखने के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। अब देखते हैं जो है प्रकृति क्या होती है गणित की। तो नेचर ऑफ जो है मैथमेटिक्स किस आधार पे होती है, तो गणित की जो प्रकृति होती है वो तर्क पर आधारित होती है, ठीक है। लॉजिकल होती है प्रकृति उसकी, ठीक है, लॉजिकल होती है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, गणित की जो है एक अपनी भाषा होती है, अपना फॉर्मूला होता है, गणितीय पद होते हैं, गणितीय प्रत्यय, गणितीय कंसेप्ट होते हैं इसके, ठीक है। उसी के आधार पे सारी जो है मैथमेटिक्स चलती है, ठीक। जो गणित का जो विज्ञान होता है वो यथार्थ पर आधारित होता है, रियल होता है। ऐसा नहीं है कि कल्पना पर आधारित हो, यथार्थ पर आधारित है। क्रमबद्ध होता है, एक प्रक्रिया के तहत चलता है, क्रमबद्ध होता है, पदानुक्रम होता है, एक पद के बाद दूसरा, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, वन स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप करते हैं। अगर हम एक भी स्टेप को छोड़ देते हैं तो हमारा जो है सोल्यूशन जो है वो गलत आएगा। और पूरी तरीके से ये स्पष्ट होता है, इसकी गणना जो होती है वो स्पष्ट होती है, ठीक है। तो ये सारे मैथमेटिक्स के जो है गुण होते हैं, ठीक है। नेचर होती है, प्रकृति होती है। इसके अलावा आपको इसमें जानने की कोई ज़्यादा कोई विशेष बातें नहीं हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। जो मूलतः 3 बातें थीं वो आपके लिए है, तर्क पर आधारित, उसकी एक विशेष भाषा होती है, सूत्र होती है, कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके जो है क्रमबद्ध होता है, ये स्पष्ट होता है, ठीक। चलिए देखते हैं कुछ थ्योरीज जो है किसी ने कथन कहे हैं। तो वो मार्शल एच स्टोन के अनुसार जो है क्या है कथन, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है, मैंने पहले भी कहा है गणित एक अमूर्त प्रणाली है, निगमनात्मक प्रणाली है। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाली प्रणाली होती है यही, ठीक है। तो गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तथ्यों से मिल करके बना है। ध्यान रखिएगा, गणित जो है ऐसी चीज़ों का अध्ययन करना होता है जो बहुत सारी अमूर्त तथ्यों से मिलकर बना होता है। इन तत्वों की जो है कोई मूर्त रूप में परिभाषित किया है। हम जोड़, घटाना, भाग, ये सब अमूर्त चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब अमूर्त चीज़ें, और हम इसको जब हम एक रूप देते हैं तब वो बनती है मूर्त चीज़ें। जब हम 2 और प्लस ये अमूर्त चीज़ को 2 के साथ 2 मिलाते हैं तो 4 बन जाता है। यही होती है, इसी की गणना करना कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। तो अमूर्त तथ्यों से मिलकर बना होता है जो मूर्त रूप को जो परिभाषित करता है, ठीक। की पॉइंट याद रखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस हमेशा की पॉइंट से ही पढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चंस में आपको ये पूरी थ्योरी नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ बोलेंगे अमूर्त तथ्यों से मिलकर बनी हुई चीज़ें होती हैं। गणित में क्या अमूर्त तथ्यों से मिलकर बना होता है जो मूर्त रूप से परिभाषित करना होता है, यही एक ऑप्शन होगा और आपको इसी का टिक करना होगा, ठीक है। तो बात समझिए,
थ्योरी चाहे मैं चाहे जितना पढ़ा दूंगा, चाहे जितनी भाषाओं में मैं बोल दूं, चाहे 10 ये नहीं एग्जाम्पल्स 11 बना दूं, उसके बाद भी अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, उस सब चीज़ टॉपिक से रिलेटेड की पॉइंट्स को नहीं पकड़ेंगे, सारा आंसर आपका की पॉइंट्स है, मैं आपको कोशिश करूंगा मैं वो भी बताते चलूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लॉक के अनुसार जो है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो एक तरीके से जो है गणित से जो है बच्चे में तर्कणा शक्ति का विकास होता है, वो तर्क करना सीखता है। ठीक है, चीज़ों को गणितीय गणना करना सीखता है। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में है। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गणित जो है शिक्षण के जो है क्या उद्देश्य होते हैं, इसके कुछ अपने उद्देश्य होते हैं, इसको क्यों पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो है मानसिक विकास डेवलप होता है। ठीक है, इसका बच्चे का जब मानसिक विकास डेवलप होगा, उसके अंदर तर्क करने की शक्ति का विकास होगा, है ना, उसके अंदर जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की शक्तियों का विकास होगा, वो अपने दिमाग को दौड़ाएगा। ठीक है, कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कि a+b का फॉर्मूला कैसे बना है, इनके तथ्यों को जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मानसिक विकास होता है सब चीज़ों का। उपयोगितावादी इसके हैं। ठीक है, मानसिक विकास तो आप समझ गए होंगे, गणनाएं बच्चा सीखता है ना, विचारों में उसके स्पष्टता आती है। उसी तरीके से जो दूसरा इसका उद्देश्य होता है वो उपयोगितावादी बनाना होता है बच्चे को। भाई गणित के बिना जो है आप देखिए जीवन संभव आपको कहीं नहीं नजर आएगा, हर जगह गणित है। आप घर से बाहर कोई सामान लेने जाते हैं, वो आपको आप 100 रुपये देते हैं और 85 रुपये का आपने सामान खरीदा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 रुपये हमें रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आता, 15 रुपये गणना करना नहीं आएगा, आप चीज़ों को समझना नहीं आएगा, है ना, तो आप चीज़ों को गलत करेंगे और आप हो सकता है आप खुद ही नुकसान में हो। तो उपयोगितावादी इसके है ही हैं। गणित के बिना जीवन संभव नहीं है, गिनती घटना जोड़ना जीवन में सब जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक कि बच्चों में जो है अनुमान लगाने की, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, अनुमान लगाने की क्षमता का भी विकास होता है गणित के माध्यम से। ठीक है, इतने पॉइंट आप समझ गए होंगे। ये गणित के जो है मूल फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे, और क्वेश्चंस में जो है पेडागॉजी में इसी तरीके से बातों को लिख करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और बाकी जो थ्योरेटिकली बातें होंगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है, एनसीएफ क्या है, मतलब यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जिसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, उस 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों इसका क्या इन्होंने जो फैक्ट्स बताए थे। ठीक है, तो कुछ देख लेते हैं। बच्चों में जो है अंक गणित का ज्ञान प्रोवाइड करना, बच्चों को जो है गणना करना सिखाना, अंक गणित का ज्ञान देना। ठीक है, गणितीय विधियों के बारे में से परिचित कराना कि क्या होता है, इन फार्मूलाज के बारे में बताना कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, a=b=c होता है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना है, अंक गणित का ज्ञान देना। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चों के प्रति जो है गणित के प्रति जो है रुचि विकसित करना होता है। कई लोग जो है गणित से डरते हैं, आप देखिए, वो इसकी यही वजह होती है, खास जो बचपन जब उनका होता है, उन्होंने गणित पे ध्यान नहीं दिया होता है, उनके माता पिता ने गणनाओं करने पे फोकस नहीं किया होता है। बच्चों को गणित जो है विधि पढ़ाने से वो उनको खुद नहीं आती होगी, तो उन्होंने बच्चों को भी नहीं पढ़ाया, तो बच्चे धीरे धीरे उसमें से रुचि लेना बंद कर देते हैं और मैथ से डरने लगते हैं। या हो सकता है कि बेकार का जो टीचर कभी पढ़ाने आ जाए आपको, तो इसलिए कोशिश करिए बच्चे के अंदर गणना करने की शक्ति ज़रूर डेवलप करिए, तर्क करने की शक्ति ज़रूर डेवलप करिए। बच्चों के अंदर गणित की रुचि बनाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को नियमित गणित के जो है अभ्यास करवाइए, और इसमें अभ्यास से जो है प्रैक्टिस से गणना करने की क्षमता डेवलप होती है। आप बच्चे को हमेशा 2+2 ये इस तरीके से चीज़ों को सिखाने की कोशिश करिए, ताकि उसके अंदर इस चीज़ों के बारे में रुचि हो। इस तरीके से जो वीडियो गेम्स आते हैं या गेम्स आते हैं या पजल्स आते हैं, वो सब कराना चाहिए। अगर आपका बच्चा इस स्टेज में है, छोटे बचपन के स्टेज में है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, बच्चों में जो है तार्किक समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, गणना से बच्चे के अंदर समस्या समाधान करने की क्षमता है कि वो चीज़ों को देखता है, अमूर्त चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, फिर उसके अंदर छुपे हुए हिडन फैक्ट्स को समझने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर वो तर्क करता है कि आखिर ये क्यों हुआ है, क्यों, कैसे, क्या, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। ठीक है, बच्चे में एक भावनात्मक विकास भी होता है। ठीक है, गणित से समझता है कि चीज़ें कैसे वो इंटरलिंक्ड हैं आज की दुनिया में। ठीक है, बिना हम जोड़ घटाना किए इस चीज़ों को नहीं हासिल कर पाएंगे। ठीक है, बात तो उसके अंदर एक भावनात्मक लगाव गणित के प्रति भी होता है, चीज़ों को समझने लगता है। ठीक है, उसकी उपयोगी जो है क्षमताओं का विकास करना, विशेष रूप से जो है गणना करना, संख्या की गणना करना, मापन
दशमलव पद्धति का विकास करना, प्रतिशत से संबंधित इन सब चीज़ों का जो है इनके उपयोगिता को समझाना होता है गणित के माध्यम से, ताकि वो समझ सके कि गणित में 10% क्या होता है, प्रतिशत परसेंटेज का मतलब क्या होता है, दशमलव का मतलब क्या होता है, 100 का 10% कितना होता है, चीज़ों को समझना आना चाहिए, इसका मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट थी, पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्ज पोलियो नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ मेथड्स बताए थे। तो इन्होंने जो समस्या समाधान के जो मेथड बताए थे, उन्होंने समस्या समाधान के 4 चरण दिए थे। ठीक है, तो ये चरण 1 है, चरण 2, चरण 3, चरण 4। ठीक है, स्टेप वाइज जो है 4 चरण दिए थे, 4 स्टेप्स बताए थे कि समस्या समाधान को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, पोलियो इनका नाम है, पोलिया या पोलियो जो भी आप कहना चाहें, इसको पोलियो ही बोलते हैं यहाँ पर फिलहाल तो। ठीक, तो जॉर्ज पोलियो इनके। तो स्टेप देखिए, जो पहला जो इन्होंने स्टेप दिया था वो है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मतलब कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम के बारे में जानना कि क्या प्रॉब्लम है, इसका एनालिसिस करना, चीज़ों के बारे में। आपको अगर आपके पास कोई समस्या है तो आपको समस्या इस बारे में भी समझना होगा कि ये मेरी एक समस्या है और मुझे इसको सॉल्व करना है। अगर आप यही नहीं समझ रहे हैं कि आपकी एक समस्या है तो आप कैसे समस्याओं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, जब प्रॉब्लम क्या है ये आपको पता चल गया कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो उससे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है आप चीज़ों को प्लान बनाएंगे, उसकी योजना तैयार करेंगे। भाई मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी थी और गाड़ी खराब है, ये आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी खराब है, तो आप योजना कैसे तैयार करेंगे। तो जब आपने देखा कि अब मेरी गाड़ी ख़राब है और मुझे पता है कि मेरी गाड़ी ख़राब है, तो मैं उसकी गाड़ी सही कराने का, और गाड़ी में क्या ख़राब है, हो सकता है टायर पंचर हो सकता है इंजन ऑयल ना हो सकता है गाड़ी स्टार्ट ना हो सकता है बैटरी उसमें ना हो, तो चीज़ों को पता होनी चाहिए। जब आपको पता चला कि मेरी गाड़ी में जो है बैटरी ही नहीं है, तो आपने एक मेक प्लान बनाया, मेक अ प्लान किया कि भाई योजना तैयार की कि गाड़ी में बैटरी नहीं, तो मैं बैटरी को ना चार्ज कर लेता हूँ। तो आपने चार्ज किया, चीज़ों को देखा, तो उसको जब चार्ज कर लिया आपने, वो योजना को बना करके आपने बैटरी को चार्ज किया, और जब आपने वो कैरी आउट द प्लान, मतलब चार्जिंग को जब फिर से पुनः कार में लगाया, फिर आपने देखा, प्लान को चेक किया कि सही है कि नहीं है गाड़ी। अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई, मतलब अगर यस हो गया, तो आपका प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। और अगर मान लीजिए गाड़ी पुनः स्टार्ट नहीं हुई, तो हमें फिर से सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा कि आखिर वो सॉल्यूशन क्या था जो उसमें समस्या। हो सकता है गाड़ी के जो बैटरी में सॉल्यूशन प्रॉब्लम ना हो करके किसी अन्य और चीज़ में प्रॉब्लम है, फिर उससे रिलेटेड हमें प्लान बनाने पड़ेंगे, फिर उसको भी हमने एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, तो आप समझ गए होंगे। इसने जो है 4 चरण दिए थे, 4 स्टेप बताए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, चारों चरणों के नाम याद रखिएगा क्या है स्टेप वाइज। यही इनका प्रॉब्लम समस्या समाधान का सॉल्यूशन था इनका दिया हुआ। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्लान इज मेक अ प्लान, नेक्स्ट है कैरी आउट द प्लान। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है जो आखिरी वाला है लुक बैक एट द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर ऊपर फिर से नहीं, उसको फिर सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं मिलता है तो आपको पुनः आपको देखना पड़ता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इतने फैक्ट्स से ज़्यादा आप कुछ भी नहीं है, फैक्ट्स इससे ज़्यादा कुछ भी बताने योग्य नहीं है बात कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दूं। ठीक है, बस इसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो वैल हीले का जो है सिद्धांत क्या है। इन्होंने जो है ज्योमेट्रिकल जो है थॉट्स के बारे में जो है अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने कुछ स्टेजेस बताए थे, ये आपको स्टेजेस दिख सकते हैं। ठीक है, ये आप स्टेजेस देख सकते हैं। तो इस स्टेजेस को जो है आपको याद रखना होगा, ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएगा ही, ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, इसलिए इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ लीजिए याद रखना है। और बहुत बड़ा मैं समझाने के लिहाज से आपको थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, बाकी वैसे वीडियो जो है बहुत छोटा है, ज़्यादा थ्योरीज नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा किताब कोई लिखनी है या कोई पेपर में 150 शब्दों में आंसर लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि वैन हीले का सिद्धांत क्या है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि जो इन्होंने जो है स्टेजेस दी थी। तो पहला जो स्टेज था, स्टेप था, जिसे लेवल 0 कहते हैं। ठीक है, विजुलाइजेशन इसका स्टेप है, नाम है। इसको प्रत्योक्षकरण भी कहते हैं, है ना, ने या चाक्षुषीकरण कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में कुछ नाम जो है बोलना आसान होता है, कुछ हिंदी में बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। चलिए देखिए, तो ये जो लेवल 1 है, लेवल 0 जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है,
चीज़ों को समझते हैं। इसमें क्या होता है, शेप्स के बारे में, मतलब उपस्थिति के आधार पर बच्चा चिंतन करता है कि ये किस चीज़ का आधार है, किस चीज़ का शेप है। वो समझ लेता है कि ये ट्रायंगल है, कि ये क्यूब है, कि किस चीज़ का है ना, ये वर्ग है कि क्या है, ये गोल आकृति किस चीज़ की है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में समझता है। उन्हीं चीज़ों के बारे में क्लासेस ऑफ शेप्स के बारे में समझता है। ठीक है, फिर जब एनालिसिस का आता है, लेवल 2 लेवल 1 जब आता है, ठीक है, लेवल 0 के बाद लेवल 1 आता है, तो वो एनालिसिस होता है, विश्लेषण का स्तर होता है, जिसमें वो विश्लेषण करता है उन्हीं आकृतियों का, उनके गुणों का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स का, इनके गुणों का विश्लेषण करता है कि इनके गुण क्या थे, मतलब ट्रायंगल के गुण क्या थे। ठीक है, ये गोल आकृति का गुण क्या थे। ठीक है, वर्ग का गुण क्या था। इन सब चीज़ों की विशेषताओं को समझने का प्रयास करता है। फिर नेक्स्ट जब वो आगे जाता है, इनफॉर्मल जो है डिडक्शन जिसे कहते हैं, अनौपचारिक निगमन, इसमें जो है आकृतियों के बीच का वो है संबंध को, परिभाषाओं को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, रिलेशनशिप एमंग जो है प्रॉपर्टीज़, तो इन सभी जितने भी वो उसने गुणों को समझा था उनके बीच का रिलेशंस को समझता है कि गोल आकृति और ट्रायंगल जो है वो समान नहीं है। ठीक है, ये दोनों समान नहीं हो सकते हैं। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, इसमें कोई भुजाएं नहीं दिख रही हैं। अब वो इन आकृतियों को, तो इन चीज़ों का गुणों को समझता है। ठीक है, इनकी परिभाषाओं को समझता है, इनके नियम को समझता है चीज़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है लेवल आता है वो डिडक्टिव लेवल आता है। डिडक्टिव तो वो से बोलते हैं अनौपचारिक जो है निगमन स्तर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में जब पहुंचता है तो देखता है कि वो मैथमेटिक्स के जो है एनालिसिस करता है, पूरी चीज़ों को प्रमाण के तौर पे देखता है कि क्या प्रमाण है इसका, इसके क्या फार्मूलाज हैं, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। प्रमाण एक तरीके से वो प्रस्तुत करता है, प्रमाणित करने के प्रयास करता है, प्रमाणित फार्मूला को प्रमाणित करने का प्रयास करता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्तर होता है वो दृढ़ता का स्तर होता है, जिसमें जो है गणितीय चीज़ों को वो समझ जाता है, पूरी रूप से उसके रूप को समझ जाता है, उसके नियम को समझ जाता है कि वो क्या नियम है, उसके हिडन फैक्ट्स को समझ जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हैं, आपको याद रखना है बस, और कुछ भी स्टेप्स नहीं है। नेक्स्ट एक एक करके मैं आपको फिर से दोबारा समझा देता हूँ। 0 लेवल जो होता है वो मानसिक चित्रण कहलाता है, चाक्षुषीकरण कहलाता है, या प्रत्योक्षकरण कहलाता है, कुछ भी कह लीजिए आप। इस स्तर में जो है छात्राओं ने के दिमाग पर जो है चित्रण के अनुसार जो है पिक्चर के अनुसार सीखते हैं, पिक्चर से सीखते हैं कि वो क्या है। जैसे इसको देख करके उन्होंने सीखा कि ये क्या है, इसको देख करके आकार सीखा इन्होंने क्या है, इसको देख करके आकार से सीखा कि ये क्या है, इसको देख के आकार सीखा ये क्या है। तो बच्चे कोई वस्तु को देखता है और अपने दिमाग में सोचकर उसकी आकृति बनाने का निर्माण करता है। और उसने देखा, मैंने कहा कि भैया देखो ऐसे मैथमेटिक्स में जो है सेव के आकार का क्या, समोसे का आकार का क्या होता है, तो उसने एकदम से आकृति समझेगा कि इस आकृति का। या हमने पूछा कि इस प्रकार की चीज़ें क्या उनसी होती है, तो वो कहेगा बर्फ़ी। ठीक है, वो जब गोल आकृति को देखेगा, आप पूछेंगे गोल आकृति का जो है क्या होता है, तो आप बताएंगे, वो बता देगा सेव होता है गोल आकृति का। तो इन चीज़ों को वो समझेगा। ठीक है, ये लेवल 0 पे आता है। ठीक, वहीं पे लेवल 1 पे जो है विश्लेषण करना सीखता है, एनालिसिस करना सीखता है। इस स्तर में जो है बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर, देखिए की पॉइंट यहीं पे, आकृतियों के गुणों के आधार पर जो है वस्तुओं का निर्धारण, तुलना और वर्गीकरण करना सीख जाता है, उसके गुणों के आधार पर सीखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नंबर 2 पॉइंट पे, ये सीखने का एक तार्किक और वैज्ञानिक विधि है। भाई जब किसी चीज़ के बारे में आप पता चल जाएगा, उसके गुणों के बारे में पता चल जाएगा, उसके छोटे से नियमों के बारे में पता चल जाएगा, हल्का फुल्का जो है, तो आप एक तरीके से तर्क समझ रहे हैं, उसके अंदर के जो है हिडन फैक्ट्स को समझ रहे हैं। तो सीखने की एक तार्किक और वैज्ञानिक विधि मानी जाती है विश्लेषण करना। किसी भी चीज़ के लिए विश्लेषण करना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको समस्या समाधान में पहुंचना है, किसी समस्या का समाधान ढूंढना है, तो आपको तर्क करना, समझना आना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जो लेवल 2 होता है, जिसे अनौपचारिक जो है निगमन कहते हैं, फॉर्मल जो है डिडक्टिव कहते हैं जैसे। ठीक है, फॉर्मल डिडक्टिव। तो इस स्तर में बच्चा जो है आकृति का विश्लेषण करने के बाद, देखिए आकृतियों के गुणों के आधार पर था, यहाँ आकृतियों का विश्लेषण करने के बाद ये आकृतियों के गुणों के आधार पर आकृतियों के बीच का संबंध और परिभाषा को समझ लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये की पॉइंट है, आकृतियों के बीच के संबंध को समझता है और उसके परिभाषाओं को समझने लगता है। ठीक है, बात समझ गए? तो वो चीज़ों को समझने लगता है कि इसका क्या मतलब है, ये ट्रायंगल होता क्या है, इसके बीच के फॉर्मूलाज क्या हैं, इसके अंदर की परिभाषा क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझने लगता है कि वर्ग क्या होता है,
ठीक है, वर्ग के समान सभी भुजाएं जो है समान होती हैं, वो ये समझने लगता है कि सभी भुजाएं समान हैं, लेकिन आयत की जो है सभी भुजाएं समान नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं समान हो सकती हैं। ठीक है, तो ये भुजा समान है लेकिन ये समान एक दूसरे से, सभी एक दूसरे से समान नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझने लगता है, उनकी परिभाषाओं को समझता है। वहीं पे जो है औपचारिक निगमन होता है जिसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं, तो वो उस मेथड में ये लेवल 3 है। तो इस स्तर पर जो है बच्चा इस नतीजे पर पहुंचता है कि इसे किस तरीके से निगमित किया जा सके, अर्थात इसमें बच्चे का सूत्र का प्रयोग करने लगता है। देखिए यहाँ की पॉइंट जो है फॉर्मूला का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, अब वो बच्चा देखिए यहाँ पे परिभाषा समझ रहा था, ठीक, यहाँ पे परिभाषा समझ रहा था, ठीक है, यहाँ पे वो तुलना वर्गीकरण कर रहा था कि क्या है, बस केवल आकार आकृतियाँ ही समझ रहा था। उनका छोटा सा जो है हल्का फुल्का जो है उनके आकृतियों के आधार पे विश्लेषण कर रहा था उनके गुणों का। और नेक्स्ट स्टेप पे जो है उसने परिभाषा समझी। अब वो परिभाषाओं से बाहर निकल करके उनके जो है सूत्रों को समझने लग गया है बच्चा, उनके प्रयोग करने लग गया है, सूत्र मैथमेटिक्स के प्रमाण प्रस्तुत करने लग गया है, गणितीय देखिए प्रमाणों को प्रस्तुत करने लग गया है। पॉइंट नोट कर लीजिए, यही बस पूछेंगे, प्रमाणों को प्रस्तुत करने लग गया है। सूत्र का प्रयोग किस स्टेज में होता है, वो औपचारिक स्टेज में होता है, डिडक्टिव मेथड स्टेज में होता है। वहीं पे नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो स्तर 4 होता है, दृढ़ता जिसे कहते हैं। इस स्तर में क्या होता है, वो पूरी तरीके से चीज़ों को, गणित के पूरे रूप को समझ जाता है। मतलब इस स्तर में बच्चा ज्यामिति जो है आकृति को निगमित करके अपने पूर्ण विश्वास के स्तर को दृढ़ कर लेता है। वो फॉर्मूला सब कुछ समझ लेता है। मान लीजिए आयत का जो है नियम क्या है, उसके फॉर्मूला क्या है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका आयत का जो है क्षेत्रफल निकालने की विधि है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को समझ लेता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, उनके सारे नियमों को समझता है। ठीक, तो एक तरीके से वो गणित के बिल्कुल उसके स्वरूप को समझ लेता है। ठीक, दृढ़ विश्वास के साथ आप उसके फैक्ट्स जो है जानने लगता है। ठीक है, तो ये 4 थे, आपको इसी से आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो वैन हिले सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में चिंतन के 5 स्तर बताए गए। लेवल अगर जब 0 को भी काउंट कर दिया तो, ठीक है, 1 2 3 और 4 स्तर। ठीक है, तो लेवल 5 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो दृढ़ता जो है वैन हिले सिद्धांत किस पर प्रतिनिधित्व करती है, दृढ़ता। अभी देखिए दृढ़ता थी 4थे स्तर पर, हमें पता थी। ठीक है, ये गणित के स्वरूप को जानने लगता है, गणित के जो है उसके नियमों को समझ करके पूरे उसके जो है गणित के एक जो भी उसको सीखना था वो पूरी तरीके से उसने उसको सीख लिया है। उसमें अब सीखने जैसा उसके लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक लड़का जो है, एक 7 वर्ष का लड़का सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्गों के रूप में पहचानता है। देखिए आकृतियों को वो पहचान रहा है, नियमित जो है आकृतियों को वर्गों के रूप में पहचान रहा है, वो आकृति को पहचान रहा है। वो किस स्टेज की अवस्था है इनके अनुसार, वैन हिले के अनुसार। तो हमने अभी आपको बताया था कि वो उपस्थिति के आधार पर चिंतन करता है, फिगर्स को समझने का प्रयास करता है। तो वो 0 है, स्तर 0 है, ध्यान रखिएगा स्तर 0 है। वही विश्लेषण के स्तर में जो है इनके गुणों को पहचानता है। ठीक, वही अनौपचारिक जो स्तर होता है जिसे ये इनके संबंधों को समझता है, संबंधों को समझता है। ठीक है, परिभाषाओं को समझता है, परिभाषा को समझता है। वहीं जो निगमन स्टेज होता है, ठीक है, तो इसके जो है प्रमाण समझने लगता है, प्रमाण प्रस्तुत करने लग जाता है। ठीक है, पूरे तरीके से उसके जो अंदर के जो नियम हैं उनको समझ जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं है बताने लायक, बस इतने ही फैक्ट्स हैं। मैं इसके 10 एग्जाम्पल्स देता रहूं और आपको मैं वीडियो खींचता रहूं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ज़ोर का फाइटर प्लेन जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, अगला पॉइंट आप देखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें जो है पेडागोजी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इंडक्टिव जो है रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इनका महत्वपूर्ण क्यों है, तो समझते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग को बोलते हैं आगमनात्मक, जो है मनात्मक। देखिए मैं मोबाइल में पढ़ाता हूँ, स्टाइलस पेन से पढ़ाता हूँ तो दिक्कत होती है पढ़ाने में, लिखने में, इसलिए ये बड़ा राइटिंग जो है मेरी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो मैं बड़ी मुश्किलों से जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश, ये सभी जितने भी फैक्ट्स आप दिख रहे हैं ये मैंने खुद अपने फ़ोन में टाइप किए हैं अपने हाथ से। ठीक है, चीज़ों को, तो इसमें समय लगता है। एक जो है PDF बनाने में मुझे 1 दिन
2 से 3 घंटे लग जाते हैं बनाने में, फिर उसको रिकॉर्ड करने में। मैं आपको ये वीडियो करीब करीब 5 घंटे में बना करके आपको दे रहा हूँ, चीज़ों को समझा करके। तो और मैं बता रहा हूँ, इसके आगे आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, मैं टीचर के तौर पे नहीं, मैं एक स्टूडेंट के तौर पे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे पता है कि ये कमियाँ होती हैं पढ़ाई में और ये चीज़ें वेस्ट करते हैं, जो भी वीडियो बनते हैं 3-3 घंटे के, इन्हीं को वीडियो बनाए रहते हैं। ज़बरदस्ती आपको थ्योरी पढ़ाते हैं। इतना आपको मैच्योर बनना पड़ेगा पढ़ाई के लिए कि कुछ चीज़ों को आप खुद तर्क रूप से समझेंगे, ठीक है। तो हम चलिए फिर से समय वेस्ट नहीं करते हैं और बातों को समय नहीं गंवाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? तो ये क्या होता है, आगमनात्मक जो है विधि जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो तर्क की जिस प्रक्रिया में एकाकी प्रेक्षणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है, आगमनात्मक जो है तर्क कहलाता है। उदाहरण से निष्कर्ष तक पहुंचने की ये प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि हमें पहले से तथ्यों को ज्ञात होता है, हमें पता होता है कि हम ये चीज़ जानते हैं और उससे हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने मान लीजिए कि हाथियों का एक झुंड देखा, ठीक। तो हाथियों का झुंड देखा और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि देख करके ही हमने इस बात का निष्कर्ष निकाला। अब हमें निष्कर्ष के आगे कुछ नहीं सोचना है कि हमने निष्कर्ष निकाल दिया कि भैया हाथी बड़े साइज के होते हैं, उनके एक सूंड होता है, वो काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो हमने एक उदाहरण दिया, उसके पीछे का नियम नहीं जाना कि हो सकता है कि हाथी दूसरे कलर के भी होते हैं, हमें अभी दिख रहा ना, हमें उससे मतलब नहीं। हमने केवल हाथी देखे, हमने निष्कर्ष निकाल दिया, यही हमने सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। तो ये उदाहरण से निष्कर्ष की ओर जाने की प्रक्रिया होती है, उदाहरण से जो है रिजल्ट देने की प्रक्रिया होती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स हैं, उदाहरण से निष्कर्ष, यही क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। ये कई तथ्यों के जो है जोड़कर जो है अधिक व्यापक कथन निर्मित करते हैं, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, या फिर ठोस से अमूर्त की ओर जाने की प्रक्रिया है। ये सारे फैक्ट्स जो है आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। ठोस से अमूर्त की ओर जाने की प्रक्रिया है, यह ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की प्रक्रिया है, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की ये मेथड का है, ठीक है। ये मेथड सबसे अच्छा मेथड नहीं माना जाता गणितीय विधि में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव मेथड जो है अच्छा मेथड नहीं माना जाता, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वहीं पे निगमनात्मक जो है तर्क क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, तो इसको देखते हैं। एक या अधिक ज्ञात जो है सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित जो है निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। हमें कुछ फैक्ट्स मिलते हैं, ये फैक्ट्स दिए जाते हैं और उस फैक्ट्स के बाद हम जो है चौथा फैक्ट्स निकालते हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका, ठीक है। तो कहने का इसका मतलब है कि अगर हमें बताया गया कि A=B होता है और B=C होता है, तो हम ये फैक्ट्स निकाल सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट बना सकते हैं कि C= जो है A हो सकता है या A होगा, ठीक है। या हम C=D कर ले तो D= भी A होगा, ठीक है। तो A=D हो सकता है। तो ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें पहले नियम बनाए जाते हैं। पॉइंट याद कर लीजिए, पहले इसमें नियम बनते हैं, पहले नियम बनते हैं और फिर उसके बाद उदाहरण पेश किया जाता है, ठीक। पहले नियम ये जो होता है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली प्रक्रिया होती है। विशिष्ट की ओर जाते हैं हम, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले नियम पेश किए जाते हैं, फिर उदाहरण पेश किया जाता है, ठीक। आप समझ गए होंगे। इससे क्या होता है, इस मेथड से बच्चे के अंदर जो है तर्क करने की शक्ति का विकास होता है, वो सोचने और समझने की शक्ति का विकास होता है। बच्चे के अंदर जो है समस्या समाधान करने की शक्ति का विकास होता है ना। वो किसी भी क्षेत्र में निर्णय लेने में वो अपनी मदद कर सकता है इस मेथड के द्वारा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। छात्रों को कोणों का एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। कोणों का उदाहरण दिया गया है कि ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है। ये 90 है, ये 45 डिग्री का कोण है। तो कोणों का उदाहरण दिया गया, उसके बाद वे परिभाषा सीखेंगे, कोणों के उदाहरण खोजेंगे, इस उदाहरण पे किस जो है विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो पहले उदाहरण दिया गया, देखिए यहाँ शब्द समझ गए होंगे आप। पहले उदाहरण दिया गया, फिर उसके बाद परिभाषा सीख रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि उदाहरण और परिभाषा ये आगमनात्मक विधि का लक्षण है, ये इंडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव
मेथड है, ठीक है, या रीजनिंग कह सकते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग है। तो पहले उदाहरण फिर परिभाषा। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, हमें पहले ये पता था कि उदाहरण है, ये हमने ज्ञात से हमने इसकी परिभाषा ढूंढने की कोशिश की, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का लक्षण है, ठोस से अमूर्त की ओर जाने का लक्षण है, ठीक है। चीज़ों का समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सिंपल हैं, कुछ भी नहीं है, बस एक बार आपकी नज़र पड़ेगी, ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो कुछ चीज़ों को देखते हैं क्या है, क्वेश्चंस इससे कई बार पूछे जाते हैं। जियो बोर्ड क्या होता है, तो हम पहले आपको पिक्चर दिखा देते हैं। जियो बोर्ड ये किस आकृति का दिखता है, देखिए जियो बोर्ड होता है, ये एक बोर्ड है, यहाँ पे जो है ये कीलियाँ लगी हुई है, ये लकड़ी की कीलियाँ हैं, सभी लाइन से लगी हुई हैं, देखिए चीज़ें है ना। और उसमें हम एक रबड़ की जो है बैंड लेकर के, या धागा से कोई भी चीज़ समझ लीजिए, रबड़ के बैंड से उसकी आकृति बनाते हैं, कोई भी आकृति, चाहे हमने ऐसे बना दिया या हमने इसकी ऐसे आकृति बना दी, ठीक है। तो ये है जियो बोर्ड, ठीक, समझ गए होंगे। और लकड़ी का बना होता है, तो ध्यान रखिएगा ये एक लकड़ी का बना बोर्ड होता है, याद रखिएगा लकड़ी का होता है, जिस पर जो है अनेक कीलें लगी होती हैं, ठीक। रबड़ बैंड या धागे का प्रयोग करके जो है बच्चों को जो है खुली और बंद आकृति को सिखाया जाता है। नंबर तीसरा देते हैं, इसकी सहायता से बच्चों को जो है त्रिभुज, वर्ग और आयत जैसी जो है ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। यही है जियो बोर्ड, ठीक, इसे जियो बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ भी नहीं है समझाने जैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है शिक्षण जो है बच्चों को सिखाने के सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, इससे बच्चे सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं और अच्छा रहता है, बच्चों की सिखाने की अच्छी विधि है, ठीक है। ये जो जियो बोर्ड, थोड़ा सा ये नुकसान ये है कि थोड़ा सा जो बोर्ड होता है वो थोड़ा हैवी होता है, इस वजह से थोड़ा कैरी करना मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए अबेकस क्या होता है, जिसे गिन तारा कहते हैं हिंदी में, अबेकस क्या होता है, तो इंग्लिश में नाम ज़रूर याद रखिएगा, पेपर में अबेकस आएगा, गिन तारा नहीं आएगा, हो सकता है गिन तारा ना पूछे, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अबेकस डाल पूछेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अबेकस जो होता है वो इस आकृति का दिखता है, पिक्चर में आप देख लीजिए। अब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से जो है हम गणितीय गणनाओं को सीखते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये एक पॉइंट है, गणितीय गणना करना सीखते हैं, गणितीय गणना जिसमें से जोड़ जो है, घटाव, गुणा, भाग, है ना, ये सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, बुनियादी जो है कार्यों की हम गणना करना सीखते हैं। तो पॉइंट्स आप याद रखिएगा, गणितीय गणना करना सीखना है, और वो गणितीय जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब है, ठीक है। अब एकस हो गया। ये जब कंप्यूटर नहीं थे तब इसी की प्रयोग करके जो है, इसी का प्रयोग करके जो है गणितीय गणना की जाती थी, बहुत पुरानी विधि है, बहुत ज़्यादा पुरानी विधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स देख लेते हैं। जो 10 ग्राम क्या होता है इसको जान लेते हैं क्या है। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जितना भी अभी तक मैंने इस पूरे वीडियो में मैथमेटिक्स जो है पेडागॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स बताए हैं, जितने भी थ्योरी बताई है, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने बहुत सिलेक्टिव होकर के इसको रखा है, ठीक है। चीज़ों को ज़्यादा समझने जैसा कुछ भी नहीं था, मैं फिर भी मैंने आपको कोशिश किया कि थ्योरी से आप चीज़ों को समझ सकें। हो सकता है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है 10 ग्राम क्या है। तो एक पहले आकृति देख लेते हैं इसकी। तो ये आकृति है, देखिए इस तरीके से ये मिली जुली आकृतियां हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये 7 आकृतियां हैं। चलिए देखते हैं क्या है, समझते हैं। इसमें जो है 7 प्रकार की आकृतियों वाले बोर्ड होते हैं, जिनको जो है सेट करना होता है ताकि दी गई आकृति बन सके। आप देख सकते हैं ये 7 आकृतियां हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी आकृतियों को एक दूसरे से जोड़ा है, तब ये जाकर के एक आकृति बनी। अगर हम 7वें को दूसरे नंबर पर रख दें और दूसरे को 6ठे नंबर पर रख दें तो ये आकृति पूर्ण रूप से नहीं बनेगी, ये बनेगी ही नहीं आकृति, ठीक है। तो इसका एक सही रूप में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जिस आकृति को बनाना होता है वो उसकी जो है केवल बाहरी सीमा जो है, आउटलाइन जो है वो दी गई होती है, और अपनी जो है सोच का प्रयोग करके, कल्पना शक्ति का प्रयोग करके, ध्यान रखिएगा 7 टुकड़ियों का प्रयोग करके एक आकृति बनानी होती है, ठीक है। 10 ग्राम का उद्देश्य होता है सभी 7 आकृतियों का प्रयोग करके जो है एक निश्चित जो है आकृति हमको बनानी होती है, ठीक है। एक निश्चित आकृति बनाने में 10 ग्राम वाली चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपने ये देख लिया होगा, ठीक है। तो इसके जो ये चपटे बोर्ड होते हैं, ये देख रहे हैं आप चपटे बोर्ड, इसी को जो है टैन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को टैन बोलते हैं,
ठीक है। और ये पूरे जो है इस चीज़ को जब एक कंबाइन कर देते हैं तो ये बोर्ड हो जाता है, तो 10 बोर्ड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आज का जो है मैथमेटिक। ये अभी चीज़ें और देख लेते हैं। एक छोटा सा है डॉट पेपर क्या होता है, ये आपने कई बार देखा होगा। बच्चों को जो है स्कूल में जो है टीचर्स जो है डॉट के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करती हैं, ऐसे ऐसे डॉट्स दे देती हैं ये इस तरीके से। ठीक है, तो और ये रहता है, तो बच्चों को इसको मिलान करना होता है, बस यही डॉट विधि है, डॉट पेपर विधि है। इसमें पेपर में जो है बहुत सारे डॉट्स बने होते हैं, देखिए आप देख सकते हैं। और डॉट्स को मिला करके जो है हमें एक आकृति बनानी होती है, जैसे कि इसमें पिक्चरों में देख सकते हैं ये सीढ़ी नुमा आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो चीज़ों को देखिए, हमें वर्ग बनाना हो या चाहे आयत बनाना हो चाहे ट्रायंगल बनाना हो, तो ये डॉट पे मेथड से हम शुरुआती सीख सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है मैंने। अगर हो सके तो मैं केवल 10 लाइक्स मांग रहा हूँ, हो सके तो 10 लाइक्स तो दे दीजिएगा। ठीक है, और कल से जो है मैं इसके पेडागोजी से, मैथ के पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे डेली मैं आपको पेपर्स कराऊंगा। तकरीबन तकरीबन मान लीजिए 20 पेपर्स होंगे आपके। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।